नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, टॉप जीके जीएस का आज हमारा 15वां लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम 50 एमसीक्यू इंपोर्टेंट डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी आपके पुलिस कांस्टेबल, वीडियो पटवारी एग्जाम, आगामी जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। देखिए, इससे पहले इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, रंगोई, परवरा या फिर हिंडन रिवर। तो ये कहां पर है? तो ये है आपकी रंगोई नदी के किनारे पर है। ठीक है, जो रंगोई रिवर है उसके क्या है, किनारे पर है बनवाली। ठीक है। दूसरा है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर यहाँ पे वैष्णव धर्म। तो सप्तभंगी सिद्धांत का जो संबंध है वो है आपका यहाँ पे जैन धर्म से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वो कौन सा कार्य था? तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है, एक ऐसा कार्य था जो अकबर ने तो पूरा नहीं किया अपने पूरे जीवन काल में, बट उसको पूरा जहांगीर के द्वारा किया गया। कंधार की विजय, दक्कन का विलय, मेवाड़ की अधीनता या फिर कांगड़ा का अभियान। तो इसमें से जहांगीर ने कौन सी चीज यहाँ पे पूरी की थी? तो मेवाड़ की अधीनता यहाँ पे जहांगीर ने पूरी की, जो कि अकबर नहीं कर पाया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ जिसमें से वे संबंधित थे, नीचे दिए गए आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे सूचियां दी हुई हैं और इनको हमने क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, वो सूफी संत दिए हुए हैं, उनका किस चीज से सिलसिला था वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो है आपका चिश्ती। आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका ये आपका फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है बहरुद्दीन जकारिया। तो बहरुद्दीन जकारिया का संबंध रहेगा आपका सुहावर्दी से, सुहारवर्दी, ये आपका सेकंड हो जाएगा। मियां मीर, तो मियां मीर है आपके कादरी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अहमद सरहिंदी का संबंध हो जाएगा आपका नक्शबंदी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ रहेगा। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बना? 3214। तो 32 वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन रिसेंट में एग्जाम में देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका वीडियो पटवारी का एग्जाम है ना, वो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो उसका लेवल थोड़ा सा आप रहेगा, जो कि अदरवाइज जो आपके और एग्जाम हुए थे, आपका हुआ था या फिर कनिष्ठ हुआ था, वो 12th लेवल के एग्जाम थे। साथ ही जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है उसको भी देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे पूरा नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में ही है वो। ठीक है, 3 तारीख को। तो उसको पेपर को भी देखेंगे कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, उसको हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे वहां पे। ठीक है। पांचवा है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया है? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो विश्व प्रसिद्ध जो तख्त ए ताऊस है ना, ये कहां पे रखा गया है? मुगल भवन में। ठीक है, तो ये रखा गया आपका दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में इसको रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाले पहला शासक कौन था? ठीक है, तो आमदनी का जो ब्यौरा तैयार किया था वो पहली बार किसने किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां है, मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हुसंग शाह, हुसैन शाह जिसको कहते हैं, महमूद शाह, बाज बहादुर या फिर मलिक सरवर। तो मांडू किले का निर्माण किया गया था, ये किया गया था आपका हुसैन शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जहां पे कभी आपको पेपर में जो हो रहे हैं, मैं ज्योग्राफी ज्यादा करवा रहा हूँ, कहीं पे भी हिस्ट्री ज्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई रियल एग्जाम नहीं है कि आपको 25 क्वेश्चन जीएस के वो जाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रख रहा हूँ, कभी कोई ज्यादा हो रहे कम हो रहे, तो आप प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। आठवां है, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 2, 3, 4 या फिर 6। तो ये किया गया था इनके द्वारा आपका 4। ठीक है, कुल 4 प्रांतों में क्या किया था, विभाजित किया किसने? हसन गंगू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर बार की तरह आज फिर से मैंने एमसीक्यू के साथ साथ आपको एक टॉपिक भी क्लियर करवाता हूँ रिवीजन के तौर पे। तो आज हम बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एमसीक्यू तो हम करते रहेंगे ना, ऐसे एक एक टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा, तो ये भी आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे सही रहेगा। ठीक है, देखिए पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन था पल्लव वंश का संस्थापक? ये आपका ये आपका था यहाँ पे श्री विष्णु थे। ठीक है, अगला है, इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। श्री विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवारा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मामल्लपुरम में आदिवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री विष्णु ने यहाँ पे करवाया था। ठीक है ना। आगे है, किरात जुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है।
मत विलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन वन ने की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मत विलास प्रश्न की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन वन ने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। अगला है महाबलीपुरम के एकाश में रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नरसिंह वर्मन वन के द्वारा करवाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया हुआ है, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन वन ने यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है। इसने वातापी कोण व महामल्ल की उपाधि धारण की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हिंसा कांची आया था। अब क्वेश्चन पूछेगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री या कौन सा विदेशी यात्री कांची आया था? तो ये आए थे हिंसांग आए थे, ठीक है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए अब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या कर रखा है? कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है, और ऊपर हमने नरसिंह वर्मन वन पढ़ा तो इसने क्या करा है? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अगला है कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ठीक है। जब अरबों ने आक्रमण किया तो उस समय पल्लव शासक कौन थे? यहाँ पे नरसिंह वर्मन सेकंड थे। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे बुक्स दी थी है ना, जैसे बुक्स देते हैं तो मैचिंग फॉलोइंग में आ जाता है 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो ये दंडी है। और ये कहा रहते थे? ये इन्हीं के नरसिंह वर्मन दो के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंड पेरुमाल का मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही क्या है? करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आज हमारा था इंपॉर्टेंट पल्लव वन से रिलेटेड चीजें, जो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने एमसीक्यूज को, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो कमेंट करें, साथ में यहाँ पे कोई सुझाव होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 9वां है भारत में अंग्रेजी शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। तो इसके बारे में क्या था? जो सेंसरशिप एक्ट था ना 79 के, तो इसमें जो प्रकाशक होता था, जो प्रकाशक करता था, ठीक है, अखबार वगैरह का जो प्रेस होती थी, जो आपके न्यूज़पेपर निकलते थे, ठीक है, तो इसमें जो समस्त सामग्री थी ना वो सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार को सचिव को दी थी। मतलब कुछ भी छापने से पहले कहने का मतलब यह है कि वो सरकार का सचिव होता है, ठीक है, तो उसको भेजता था कि ये चीजें क्लियर है, हम इसको छाप सकते हैं या नहीं, एक परमिशन टाइप यहाँ पे लेता था, ठीक है। तो पहला तो आपको बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला है जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणामस्वरूप राजा राममोहन रॉय को अपने मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ये भी बिल्कुल सही है। और एक चीज यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल चुका है, राजा राममोहन रॉय का अखबार था जो, वो कौन सा था? मीरात उल अखबार था, याद रखना, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। जो मनरेगा है ना, तो मनरेगा में आपने देखा होगा 100 दिन का रोजगार की बात करता है यहाँ पे, ठीक है, तो 100 दिन के रोजगार की बात करता है, और ये 2005 से आया था, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो इसकी मजदूरी दर होती है ना, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्र सरकार कर सकती है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है। 11वां है पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नस्लवादी श्रेष्ठता, पॉलिश संस्कृति, भाषा या फिर पॉलिश अतीत की गौरवशाली गाथा। तो पोलैंड के रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का जो मुख्य स्रोत था वो था आपका भाषा, क्या? लैंग्वेज, ठीक है। 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? मैकाले आयोग, चार्ल्स वुड आयोग, हंटर आयोग या फिर बेंटिंग आयोग। तो सबसे पहले भारत की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, प्राथमिक और माध्यमिक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की जो माध्यमिक शिक्षा होती है ना उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर पहली बार ध्यान दिया गया था वो दिया गया था चार्ल्स वुड आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 13वां है निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? कौन सी काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई? किसके लिए? ट्रेड के लिए, ट्रेड नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो डच, पुर्तगाली, डेनिश या फिर फ्रांसीसी। तो ये थे आपके पुर्तगालीस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आराम से 15-20 मिनट की टाइम निकाल के इन वीडियो को सुन लेना, फिर बाकी अपना आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे इनको देख लेना एक बार। 14वां है डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? अब पहली बार ध्यान देना, ये बोल रहा है डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, 1858,
1859, 1854 या फिर 1856 में। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट जब आया था वो कब आया था? 1854 के आसपास आया था। ठीक है, क्योंकि जो डलहौजी का टाइम पीरियड था ना वो 1848 से 56 के आसपास था, 54 के आसपास। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ? तार लाइन बिछी वगैरह, उसका भी आता, बिजली का तार वगैरह बिछे जो। ठीक है, इसी के टाइम पे आपका देखा होगा 1800 के आसपास ही आपने क्या रेलवे का विस्तार भी देखा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। 15वां है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? ठीक है, जो हमारे देश में क्या है इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो हमने किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए हमने जो संसदीय प्रणाली ली है वो हमने यूनाइटेड किंगडम यूके से ली, क्योंकि हमने यूके का ही देखो, हमारे जो 1935 का एक्ट था ना, तो हमने उसकी जो 70% चीजें हैं वो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और वो हमने किसके बेस पे ली थी? क्योंकि हमारे अंग्रेजों ने राज किया था, तो अंग्रेजों के जो बनाए हुए रूल थे हमने वही यहाँ पे लागू किए हुए थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हमने आर्टिकल 61 के बाद ली हुई है, फंडामेंटल राइट हमने यहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या फिर रिट न्यायाधिकार। अब बात क्या कर रहा है? भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय, तो जो सेंटर और स्टेट के बीच हमारे विवाद होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो उसके बीच में यहाँ पे बात कर रहा है कि इसके अधिकार क्षेत्र में किस अधिकार के तहत ये देता है यहाँ पे विवादों का निर्णय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आता है आपका वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। 17वां है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पटकाई पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। ठीक है, देखिए नागा पहाड़ियां नागालैंड में है, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में है, पटकई और मणिपुर ये आपको वही मिलेंगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत यहाँ पे मिलेंगे। अब कह क्या रहे हैं यहाँ पे, कौन सी पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत का श्रृंखला का निर्माण हुआ कह रहा है? ठीक है, पहला देखिए पटकई पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती है, पूर्वांचल पहाड़ी के अंतर्गत, मणिपुर भी, नागा पहाड़ी भी और मिजो पहाड़ियां भी। तो बिल्कुल 4 के 4 राइट होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 4 के 4 यहाँ राइट है आपके। 18वां है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गोवा में? तो डुंगेश्वरी जो पहाड़ियां हैं वो है आपकी बिहार के अंतर्गत है। ठीक है, 19वां है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? अब देखिए ज्वार शक्तियां होती क्या है? पहली बात देखिए, समुद्र है, यहां से लहरें आती हैं, और ये लहरें क्या होती है? ये किनारा है। ठीक है, ये समुद्र का किनारा है, तो किनारे में क्या होती है? समुद्र की धाराएं जब आती हैं तो ये टकराती हैं और यहाँ पे ज्वार पैदा करती हैं। ठीक है, जो ज्वार भाटा पे देखा होगा ना, लहरें ऊपर नीचे जाती रहती हैं, तो इससे क्या होता है ना, खासकर मैं बात करूं जो आपका ये आपको मैप बनाया है, तो आपका जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ गुजरात वाला जो है, खंबात खाड़ी वाला, तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि क्या हो, यहाँ पे हम लोग की ज्वार शक्ति यहाँ पे 50, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं विंड एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है, सौर एनर्जी, तो ऐसे ही ना ज्वार एनर्जी हम जब ये टकराएंगे यहाँ पे धाराएं, तो इससे क्या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। सर्वाधिक संभावनाएं जो है ना आपके वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट कहाँ पे आता है? उत्तरी सरकारी तट, सरकार तट, मन्नार तट, कोंकण तट या फिर खंबात तट। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया खंबात की खाड़ी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैं इस टाइप यहाँ पे गया हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सी संभावना है कि खंबात की खाड़ी के तट पे, तो यहाँ पे हम लोग ज्वार एनर्जी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। हाँ, गुजरात के अंतर्गत 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, बट अभी इतनी लार्ज स्केल पर चीजें स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 20वां है, दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशित है, जिनमें एक पराग्वे है, दूसरा कौन सा है? ठीक है, चिली, ब्राजील, उरुग्वे या बोलिविया। अब देखिए पहली बार जब आप मैप बना, सब कुछ ही पढ़ते हैं ना, मैप से पढ़िए। जैसे ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका और कनाडा हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्राजील आता है, यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया, और यहाँ पे ना एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं भी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशी, मतलब भू आवेशी मतलब पूरे क्या है, क्लोज है, मतलब क्या है, उनकी बॉर्डर किसी भी बाहर समुद्र वगैरह से नहीं लगते, वो क्लोज्ड है। ठीक है, जिनमें से एक पराग्वे है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा बोलिविया। ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो सामने मैप खोलो आप लोग, तो इसको डायरेक्टली यहीं पे देख लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ये नहीं कि बाद में नहीं, अभी जाके पूरे जितनी कंट्रीज है क्या है, जो क्लोज्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो किसी भी समुद्री तट से नहीं लगती है, उनको एक बार देख लो। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और खासकर जो मिडिल ईस्ट है ना, जहाँ पे आपका देखिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल हो गया, ठीक है, ईरान इराक वाला रीजन हो गया, तो वहां उन कंट्रीज को एक बार देखे ना, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्रीज है और एक दूसरे बहुत चिपक के लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। आगे बढ़ते हैं। 21वां है, इनक्वेंजिस क्या थी?
एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, एक प्रोटेस्टेंट संस्था थी, चर्च के लिए कर वसूलने वाली संस्था थी, या फिर राजद्रोहियों को सजा देने वाली एक संस्था थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ठीक है, 22वां है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है। अब बात किसी कर रहा है, शुष्क भूमि की खेती की बात कर रहा है, तो जहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है, 75 से कम होती है, फिर 100 से कम होती है। तो देखिए जहां पे ना 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, वहां पे भारत क्या है, शुष्क भूमि की खेती है। ठीक है, अगला है 23वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी या फिर सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सिक्किम, जहां पे मात्र 6 लाख के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, ये 2011 का डेटा बता रहा हूं मैं, अभी जो नया डेटा आएगा वो 2027-28 में मिलेगा आपको, क्योंकि जनगणना 26 से स्टार्ट होने वाली है अभी। ठीक है, पर अभी आपको देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे 2011 का, तो आपको यही पढ़ना है अभी। ठीक है, 1-2 साल यही पढ़ना है, तब तक तो आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर नए बच्चे जो होंगे जो आगे तैयारी करेंगे, जैसे अभी आप लोग वीडियो पटवारी बन जाते हैं, फिर आगे अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस आप लोग देंगे, तो वहां के लिए अब नया डेटा पढ़ेंगे बाद में 2 साल बाद। ठीक है, 24वां है, यदि एक प्रेषक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह उपस्थित होता है कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा पर। तो क्या कह रहा है, यदि एक प्रेषक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित कहां पे होता है, वो कहां पे अवस्थित होगा कह रहा है, तो ये होता है आपका विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मंडल आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? किसको बात कर रहा है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर कह रहा है जोड़ है, कह रहा है वेरिंग जल संधि, डोबर, मलक्का या फिर डेविस। अब ये देखिए, इसके लिए ना आपको मैप पता होना चाहिए, वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए पहले मैप को स्ट्रॉन्ग करो, आधी ज्योग्राफी आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है आपका बेरिंग जल संधि, तो ये इसको कनेक्ट करते हैं इसको आर्कटिक महासागर को एंड प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन है आपका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, 26वां है, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में से कौन शामिल है? कह रहे हैं बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया या फिर इनमें से सभी। तो रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो साख नियंत्रण की यहाँ बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होता है, बैंक नीति दर भी रखते हैं यहाँ पे, नैतिक प्रभाव की नीति भी रखते हैं, खुले बाजार क्रिया भी रखते हैं, तो सभी इसमें आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है। 27वां है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? अब आपको ये पता होना चाहिए पंचवर्षीय योजना कब से चली थी, बीच में कौन सा रूलिंग प्लान आया था, कहां से अनुव्रत योजना आई थी। ठीक है, तो और कौन कौन से में चीजें इंपॉर्टेंट हुई चीजें कौन से 5 ईयर प्लान में, तो 1955 से यहाँ पे क्या होता है 5 ईयर प्लान शुरू होते हैं, 95 से पहला चलता है, 50 से 61 तक चलता है, 61 से लेकर 66 से 30 चलता है। इसी की वजह सबसे कम हमारी जो विकास दर रही वो इसी में रही, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 युद्ध झेले, एक तो 1962 का चाइना के साथ युद्ध झेला, 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध झेला, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी यहाँ पे इतनी अच्छी से बूम नहीं कर सकी, कार्य नहीं कर सकी। ठीक है, तो इसके बाद 3 साल के लिए यहाँ पे ब्रेक लिया गया 66 से 69 तक, फिर 69 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है हमारी 69 से 74 तक चलती है, फिर 74 से लेकर अगली पंचवर्षीय चलती है जो हमारी वो चलती है 78 तक। फिर 78 में क्या होता है, ये 4 साल ही चलती है, सरकार चेंज होती है, 2 साल के रोलिंग प्लान आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगली पंचवर्षीय योजना हमारी चलती है 80 से लेके 85 तक। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो मुंह में याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जब ये नहीं पता होगा तो आपको फिर ये नहीं कर सकते कि कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये हुई थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में, जहां पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हो गया था। ठीक है ना, क्लियर है क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां गरीबी से संबंधित है? लकड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति या फिर नरसिंहम समिति। अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी समिति वाला क्वेश्चन आता है, आपने रिसेंट के अगर 5 से 6 पेपर यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के देखे होंगे, तो वहां पे एक नए क्वेश्चन जो समितियां बनी थी, जो कमिटीज बनी थी, वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कभी चेलिया समिति पूछ लेता है, कभी नरसिंह समिति पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, खास बात देखना, गरीबी संबंधित। ठीक है, तो गरीबी संबंधित जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहली बात तो एक लकड़वाला समिति बनी थी, एक रंगराजन समिति बनी थी, और एक बनी थी आपकी तेंदुलकर समिति। ये 3 जो थी गरीबी आकलन की थी। नरसिंह समिति जो थी ना वो आपकी बैंकिंग के लिए थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, तो 1, 2 एंड 3, तो 1 एंड 2 एंड 3 ऑप्शन है कहीं पे, हाँ तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, और 1, 2, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 29वां है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, उद्यमों का स्वामित्व, कच्ची सामग्रियों का प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो पब्लिक कह रहा है और जो प्राइवेट है, तो दोनों का जो क्षेत्र है किस आधार पर वर्गीकृत हम लोग करते हैं। पहली बात तो देखिए यहाँ पे
ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक पूंजीवादी भी है और ये भी है, ठीक है। तो दोनों अर्थव्यवस्था, अब जो यूएस है, यूएस क्या है, ओनली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन चीज होती है ना अर्थव्यवस्था में, वो होता है उद्यमों का स्वामित्व। तो आपने देखा होगा ना, भारत के अंतर्गत निजी क्षेत्र के भी उद्यम है और सरकार के भी हैं, दोनों टाइप के हैं, ठीक है। तो ये है सार्वजनिक भी है और निजी भी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा जैसे एनटीपीसी है, ठीक है, सेल है, गेल है, जो जितनी भी कंपनी आप लोग देखते हैं, तो इसमें सरकार का स्वामित्व है। नवरत्न मिनी रत्न कंपनी आप देखते हैं, उसके साथ ही आप अदानी अंबानी की कंपनीज भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। अब ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके संदर्भ में रेपो दर क्या है कह रहा है, ठीक है। एक रिवर्स रेपो दर होती है, एक रेपो दर होती है, ठीक है। इनको एक एक बार छोटे टर्म है ना, इकोनॉमी की बुक्स खोलना तो उसमें थोड़ा इन चीजों को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। या कोई भी आप मैराथन वीडियो देखें ना, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला कह रहा है, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, वह दर जिस पर आरबीआई सरकार को पैसा उधार देता है, या फिर वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। दर क्या है, मतलब इतने हम लोग ना अभी इतना परसेंट चल रहा है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो सरकार बोलेगी तुमने 10 लाख का लोन लिया तो मुझे क्या करना, 5% की दर से मुझे ये वापस करना, ठीक है, लोन वापस करना। तो इसी के अकॉर्डिंग बैंक भी क्या होते हैं, जो वाणिज्य बैंक वगैरह होते हैं ना, वो आरबीआई से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो वो डिसाइड करती है आरबीआई कितने परसेंट के बेस पे इनको देना है करके, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, तो यहाँ पे रेपो रेट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। तो जो छोटे छोटे बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31वां है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, या फिर औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, या फिर सरकारी आश्वासन। तो इसमें से कौन सा आता है? तो ये आता है आपका नैतिक, कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है, तो नैतिक दबाव यहाँ पे शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला है 33वां क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बाजार के विक्रेता द्वारा, सरकार के द्वारा, मांग और आपूर्ति द्वारा, या फिर बाजार में क्रेता के द्वारा। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो कीमत यहाँ होता है ना, वो मांग और आपूर्ति पे होता है। कितनी मांग हो रही है, कितनी आपूर्ति हो रही है, उसके बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पे कीमत निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखा होगा सरकार भी डिसाइड करती है बहुत जगह, पर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मांग और आपूर्ति उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है 34वां, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, या फिर हरियाणा। तो ये कहां संबंधित है? तो ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध, या फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सामान्य करार की यहाँ पे बात करता है। तो ये कौन सा था, पूर्ववर्ती था, ये था व्यापार एवं शुल्क का सामान्य करार, ठीक है। 36वां है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैचिंग फॉलोइंग वाला है, देश दिए हुए हैं और उनके यहाँ पे राजभाषा दी हुई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है लग्जमबर्ग जो है ना, तो वहां पे क्या बोली जाती है? तो यहाँ पे आपकी फ्रेंच है, क्या है, फ्रेंच है, ठीक है। उसका अल्जीरिया की बात करूंगा, तो यहाँ पे अल्जीरिया में आपकी बोली जाती है अरबी बोली जाती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। चिली है, अगर चिली में तो यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, और कजाकिस्तान में रूसी बोली जाती है, ठीक है। तो ये 1, ये 4, तो 3142, तो 3142, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 37वां है, तंजावुर में प्रथम डैनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? 1620, 1630, 1660, या फिर 1636 में। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1620 में तंजावुर में, ठीक है। सॉरी, चलिए 38वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है कह रहा है? देखिए पहला कह रहा है सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता, जीवन का अधिकार,
उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता या फिर सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, जो जनरल असेंबली है यूएन की, तो उसके द्वारा कह रहा है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में कौन शामिल नहीं, यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए समान स्वतंत्रता समान तो बात करता है, जीवन अधिकार भी, और पर यहाँ पे सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार यहाँ पे इसमें इनने नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 39 है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, सितंबर शनिवार में, दूसरे शनिवार तीसरे में बनता सितंबर ही में है, पर कौन से शनिवार को यहाँ पे मनाया जाता है ये कह रहा है। तो सितंबर के तीसरे शनिवार को, जो थर्ड सैटरडे होता है ना, तो वहां पे इंटरनेशनल रेड पांडा डे बनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट इसको किया जाता है। अगला है 40वां क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है, इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया है? सार्थक, अटल, शिव शक्ति या फिर अभय? तो इसको रखा गया है शिव शक्ति, ठीक है। 41वां है, प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होती है ना, क्या होती है? एक रासायनिक यौगिक जो जीवों द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीवों की वृद्धि का संबंधन करता है, जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिकों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का सद्भावन करता है, कोई भी संश्लेषित यौगिक जो दूसरे जीवों की वृद्धि का सद्भावन करता है, ऐसा संश्लेषित यौगिक जो जीवाणुओं की वृद्धि का संदमन करता है। तो कह रहा है जो प्रतिजैविक होते हैं, जो एंटीबायोटिक होते हैं, वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संबंधन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 42वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पशुपालन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर जलापूर्ति संबंधित कार्य। अब देखिए मैंने 3 सेक्टर बताए थे आपको। प्राइमरी सेक्टर बताया जहां पे एग्रीकल्चर चीजें हैं, रॉ मटेरियल चीजें होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर विनिर्माण सेक्टर भी कहते हैं, जहां चीजें मैन्युफैक्चर होते हैं। और टर्सरी सेक्टर में जो ऑनलाइन चीजें बिकती हैं, जो मार्केट है, बैंकिंग है, ये सब क्या आते हैं? हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं या तृतीय सेक्टर में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख क्या कह रहा है, द्वितीय सेक्टर में तो जलापूर्ति संबंधित जो कार्य होते हैं ना, वो हम किसमें आते हैं? वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। पशुपालन हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। संचार कहाँ आएगा? हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पे आएगी? टर्सरी सेक्टर में आएगी। तो सेकेंडरी सेक्टर में ओनली हमारा जलापूर्ति संबंधित कार्य आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 43वां है, निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? कह रहे हैं जूट, गन्ना, ज्वार या फिर मूंगफली। तो नकदी फसल में कौन नहीं आता है? ठीक है, तो ज्वार यहाँ पे नकदी फसल में नहीं आता है, ठीक है। बाकी जूट, गन्ना, मूंगफली क्या है? नकदी फसल है आपके। 44वां है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट है, जिसमें में आपको मृदा कार्ड योजना पूछ लिया था, अभी आगे क्रेडिट कार्ड योजना पूछ सकता है, ठीक है। पहला कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 98 और 2000 के बीच में हुई थी, ठीक है। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय का साथ समर्थन प्रदान करते, बिल्कुल सही है। और अभी ना किसान जो नया बजट आया था हमारा 2025 में, अभी सरकार के द्वारा इसकी जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है ना, इसको बढ़ा दिया है। अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे, इसकी सीमा कितनी बढ़ा दी है और कितनी हो चुकी है, ठीक है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, पर एक क्वेश्चन तो आपको करना है, क्योंकि आप जब इसको बजट वाला पढ़ेंगे ना, या बजट वाले करंट अफेयर मिल जाएगा, या आप कहीं से पढ़ सकते हैं करंट गूगल से, तो आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं तो बताने को बता सकता था, यहाँ पे बता दूंगा तो आप लोग जाएंगे नहीं, इसलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे पूछ सकता है कि 2025 में बजट में सरकार द्वारा इसकी लिमिट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कर दी गई है करके, ठीक है। इसे देख लेना। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। 45वां है, साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? बैंक ड्राफ्ट द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, चेक द्वारा या फिर नकद द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? चेक द्वारा किया जाता है, ठीक है। 46वां है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक स्थिर भाग क्या है? ठीक है, कह रहा है कि भारत में जो संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार या फिर जमा प्रमाण पत्र बाजार? तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका याचना मुद्रा बाजार हो जाएगा, ठीक है। 47वां है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल में? तो तटवर्ती इस्पात कारखाना कह रहा है, ठीक है। तो तटी पे लगा हुआ कहीं ना कहीं ये, तो ये लगा है आंध्र प्रदेश में लगा हुआ है, ठीक है। विशाखापट्टनम के आसपास लगा हुआ है शायद, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, पर आंध्र प्रदेश स्टेट ही पूछेगा, जगह नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला है, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल की वीडियो में नहीं बताया था आपको। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर ऐच्छिक बेरोजगारी? तो किसी कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग जब लगते हैं ना, खासकर मैं एग्जांपल देता हूं तो वो कृषि, तो कृषि में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जो आपके लोग होते हैं ना, जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि कृषि एक ही चीज यहाँ पे लगती दिखती है, ठीक है। तो ये जगह इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49वां है, चंड कौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? भवभूति, क्षेमेश्वर, भारवी या फिर वाशियान? इसका राइट ऑप्शन है आपका ये है क्षेमेश्वर।
50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर, ऑडियोग्राफ, पेंटोग्राफ, ओपिसोमीटर। इसको क्या कहा जाता है? इसको आता है प्लेनीमीटर कहा जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन आए होंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का वीडियो को शेयर करें। साथ में आप कमेंट कर सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हुए उनके आंसर जरूर दें और ऐसे चैनल के साथ बने रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।